फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बी सोल है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम 2.7 का थियरी करेंगे। यानी 2.7 क्वेश्चन करने से पहले जितने भी इसमें क्वेश्चन है, जैसे इसमें 14 क्वेश्चन है टोटल, तो इसको करने से पहले हमें क्या क्या जान लेना चाहिए उसे हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे वॉच कर लीजिए। और फ्रेंड्स काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि इसका जो है पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आपसे बोलूँगा, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं एक वेबसाइट बनाऊँगा जहाँ पे बहुत से बुक्स का सॉल्यूशंस आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। और हो सकेगा तो इसका भी, इसी बुक का, बीस रुपये का भी सॉल्यूशन का पीडीएफ भी मैं उस पर डालूंगा। लेकिन आपका सपोर्ट रहेगा तो ना फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें पैसे लगेंगे यार, और साथ में मेहनत भी लगेगा। तो फ्रेंड्स उसे करने के लिए आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है। अगर आप जो इस चैनल को बढ़ाओगे, फैलाओगे, तो मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा ये सब चीज़ें करने का। तो मैं आपके लिए जल्दी ही ये सारी चीज़ें कर पाऊँगा। लगेगा कि कोई ना कोई है जो ये सारी चीज़ें देख रहा है, समझ रहा है, आगे बढ़ रहा है वो मेरे से। तो फ्रेंड्स इतना करते हैं प्लीज़। तो मैं आपसे प्लीज़ इतना ही बोलता हूँ कि सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, अच्छा लगे तो जितना हो सके शेयर करो चैनल को, जिससे काफ़ी लोगों को ये नॉलेज पहुँच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम 2.7 को करने से पहले हमें जानना होगा कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है पहले समझते हैं इसे। कंसिस्टेंसी मतलब होता है स्टेट लाइन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। अगर हिंदी में समझेगा इसको बोलते हैं लगातार, कोई कंटिन्यूअस कोई भी चीज़ होता है तो फ्रेंड्स ये जो स्टेट लाइन है आपका, वो कहीं ना कहीं कट करता है, किसी एक्सिस पे कट करता है। वही कटिंग जो पॉइंट होता है वही सॉल्यूशन होता है इक्वेशंस का। तो हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी हमें लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कंसिस्टेंसी चेक करना है, यानी उसका सॉल्यूशंस चेक करना है कि उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। अब लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या था इसको भी मैंने बताया हुआ है, तो फिर से एक बार समझ लीजिए। लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब हो गया ऐसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर, जिस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो। ठीक है, जो उसमें वेरिएबल दिए हैं एक्स वाई जेड जो भी दिए हैं उसका मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, उससे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और सिस्टम आ गया तो मतलब बहुत सारे लीनियर इक्वेशन का कॉम्बिनेशन, एक नहीं होंगे। सिस्टम का मामला हो गया यहाँ पे, तो एक लीनियर इक्वेशन नहीं होंगे, बहुत सारे लीनियर इक्वेशन होंगे। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक में हमें सीखने को ये मिलेगा कि किसी भी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। चलिए कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे उसे समझते हैं। तो उसके लिए हम लेट कर लेंगे, यानी मान लेंगे कि एम लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए सिस्टम माना है हमने, तो हमें बहुत सारे लीनियर इक्वेशन लेने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं एम टाइम्स, मतलब एम 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 नंबर, ठीक है ना, एम कोई नंबर है, ठीक है, 4 है, 5, कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है। एम नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो देखो मान लो फर्स्ट ये है, देखो a1 x1, ये देखो x1 x2 डॉट 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 x1, ये वेरिएबल्स है, ठीक है। ये आपके वेरिएबल्स है, ये आपके टर्म्स है, कोएफिशिएंट टर्म। अब आप बोलोगे कोएफिशिएंट टर्म क्या होता है, तो जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट जो अटैच होता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट टर्म। तो यहाँ पे देखो जैसे a11 है, इसके साथ जो है a12 है, a1n तक है, ठीक है ना, डॉट डॉट करते करते चलता जाएगा, ये लिमिट नहीं है, n टाइम्स तक ये इंक्रीज होगा। तो सपोज करिए फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। दूसरा लीनियर इक्वेशन लेते हैं a21 x1 डॉ प्लस a22 x2 डॉट 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 x a21 xn इक्वल टू k2। इस तरह से फ्रेंड्स ये इक्वेशन बनते जाएंगे। यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे एक और 3 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 की जगह, फिर इसको 3 के बाद 4 आ जाएगा। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि m टाइम्स तक ये आएगा इक्वेशंस, ठीक है, एम्स टाइम तक ये आएगा 1 2 डॉट 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 m तक, ओके। तो m टोटल होंगे, तो यहाँ पे देखो m यहाँ पे भी है, m तक जाएगा। तो नंबर ऑफ इक्वेशन मान लो कि m है, कितना है m, मैंने लिखा ना m लीनियर इक्वेशन, तो मान लो m तक मैंने लीनियर इक्वेशन ले लिया। फ्रेंड्स ऐसा मैं इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन में बहुत सारे इक्वेशन दिए रह सकते हैं। कभी हो सकता है कि 4 इक्वेशन मिले आपको, 5 मिले, 6 मिले, 3 मिले, 2 मिले, कितना भी मिले, ठीक है। तो आप इस तरह से एजम्पशन कर लिए यहाँ पे कि आपको कितने भी नंबर्स के इक्वेशन, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें आपको कन्फ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। अभी देखो समझो इसे, एम क्या है, नंबर लीनियर इक्वेशन, मतलब कितना लीनियर इक्वेशन है क्वेश्चन में, ओके।
यहाँ पे m है, मतलब डॉट डॉट करते करते 1 पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, डॉट डॉट, फिर ऐसे करते करते m तक गया है। तो m इक्वेशन है। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, जिसको अननोन भी बोलते हैं। वेरिएबल्स कहने का मतलब जिसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है। जैसे x1 है, x2 है, इस तरह से x3 होगा, फिर x4 होगा, डॉट डॉट करते करते ऐसे xn तक होगा। ठीक है, तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं। तो n टाइम्स तक n आपके क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, यानी अननोन्स भी बोल सकते हो। ये दोनों को माइंड में सेट कर लो, क्योंकि इसी पे सारा चीज़ हम समझाने वाले हैं आपको। m मतलब क्या? नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब कितने इक्वेशंस हैं। n मतलब नंबर वेरिएबल, मतलब कितने फाइंड करने हैं हमें, कितने वेरिएबल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, चलो ये माइंड में आपने सेट कर लिया, मैंने मान के चल रहा हूँ। अब फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमें देखिए कुछ बनाने पड़ेंगे मैट्रिक्स। तो देखिए, फॉर कंसिस्टेंसी वी टेक फ्रॉम फर्स्ट सेकंड यानी इक्वेशन तक। ठीक है, इनमें से हम ले रहे हैं। तो हम फर्स्ट सेकंड और m टाइम्स तक जो इक्वेशंस है इसमें गए, और इसमें से हमने एक मैट्रिक्स बनाया a। अब ए मैट्रिक्स मैंने कैसे बनाया? तो कोफिशिएंट से बनाया। देखो ये क्या है? ये यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब कोफिशिएंट क्या है मैंने आपको बताया, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट अटैच होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ पे देखो a11, a12 डॉट डॉट करके a1n होता है। ठीक है, फिर दूसरे में इस तरह से है। तो ये आपके जो इक्वेशंस रहेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के जो रहेंगे उसको आप ऊपर लिख लोगे, फिर सेकेंड इक्वेशन के जो रहेगा उसको आप सेकेंड रो में लिखोगे, थर्ड का थर्ड रो में लिखोगे। इस तरह से लिखते चले जाएंगे। जब से लास्ट वाला होगा उसको लास्ट रो में लिख डालोगे। तो जो कोफिशिएंट से बनेगा, जो कोफिशिएंट टर्म से बनेगा, उसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसे ए मान लेंगे। ओके, क्लियर। अब देखो के, अब एक के मैट्रिक्स लेंगे। के मैट्रिक्स क्या है? हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ऑगमेंटेड मतलब क्या होता है? समवर्धित, बढ़ाया हुआ। अब देखो सेम आपको ए ले लेना है, ए उठा लो। ए उठाने के बाद जो इक्वल के बाद है, जो इक्वल के बाद जैसे K1 K2 डॉट 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 Km तक है, इसको हम ले लेंगे। मतलब इक्वल के बाद जो भी नंबर्स हैं उसको हम एक अलग कॉलम में ले लेंगे। तो उसको हम बोल देंगे, एक एक्स्ट्रा कॉलम जोड़ देने से, जो कि कांस्टेंट टर्म का है, जोड़ देने से जो मैट्रिक्स बना उसको बोलेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी से हमें कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंसी, जिसको हम इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं, पता लग। तो देखो ए मैट्रिक्स में मैंने कांस्टेंट टर्म एक कॉलम में ऐड कर दिया जो कि बना, तो इसको हम बोल दिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्लियर। चलो अब फ्रेंड्स, इन्हीं से हम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करेंगे। कैसे? उसके लिए एक थियरम है, उसको बोलते हैं रॉचेस थ्योरम। रॉचेस भैया ने बनाया होगा, ये मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने डेवलप किया। देखिए इन्होंने क्या बोला अपने थियरम में, इसको समझिए। इन्होंने बोला द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट प्रोसेस ऑफ ए सोल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट मतलब क्या? प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन, मतलब ये उसका सोल्यूशन निकलेगा। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? जिसका सोल्यूशन निकले उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। ओके, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट प्रोसेस ए सोल्यूशन इफ ओनली इफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमने क्या बनाया था? ए बनाया था ना, एंड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जिसको हमने के बनाया था, आर ऑफ सेम रैंक, अदरवाइज द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट पोसेस ए नो सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, रॉचेस थ्योरम हमें कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंसी के बारे में बताता है कि कौन सा इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। तो देखो कंसिस्टेंट तभी होगा जब मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो कि ए है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो कि के है, दोनों का रैंक सेम होगा। ठीक है, दोनों का रैंक सेम होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा, यानी उसका सोल्यूशन निकलेगा, कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकलेगा। प्रोसेस से सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन है उसका। ठीक है, उसका सोल्यूशन निकलेगा। अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक सेम नहीं है, एक जैसा नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। प्रोसेस नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। अब देखो इसको ऐसे समझो, इसमें ये मैंने माना था कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और ये माना था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और ये दोनों का रैंक सेम आ जाए, रैंक निकालो,
रैंक निकालने का तरीका आपको पता है कैसे रैंक निकलता है, ठीक है। ट्रायंगुलर फॉर्म करो, एस्टेलॉन फॉर्म करो, बहुत सारे, ठीक है ना। तो उनमें से कोई भी कर लो, उससे आप रैंक निकाल लो। तो आपका इसका रैंक, ए का रैंक और के का रैंक सेम आ जाए तो बोलोगे कंसिस्टेंट, अगर सेम नहीं है तो उसको बोलोगे इनकंसिस्टेंट। यही रॉजर्स थ्योरम हमें बताता है, यानी दोनों का रैंक सेम आएगा तो इक्वेशन का, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्यूशन होगा उसका, अदरवाइज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा और कैसे होगा इसे समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, केस फॉर कंसिस्टेंसी, तो हम केस बनाएंगे कंसिस्टेंसी के लिए, किस तरह से हमें कंसिस्टेंसी चेक करना है। तो उसके लिए केस वन, पहला केस वन, रैंक ऑफ ए इक्वल होना चाहिए रैंक ऑफ के। तो मान लो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ आर है, मान लो दोनों का रैंक क्या आ रहा है, आर आ रहा है, और एन जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल है रैंक के बराबर, रैंक आर के बराबर है। मतलब सपोज करो रैंक ए जिसका रैंक मान लो कि 2 निकला, रैंक के उसका भी मान लो रैंक 2 निकला, ठीक है। के का रैंक और ए का रैंक 2 निकला, आर यहाँ पे सपोज करो रैंक है, ठीक है ना, दोनों का रैंक है, ए और के का रैंक आर है, और एन भी वेरिएबल मान लो 2 है, तो सेम आना चाहिए, ठीक है ना। पर कंडीशन हो सकता है कि ए का रैंक, के का रैंक और एन जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर हो जाए। तो अगर ऐसा हो तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे या इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। तो मैंने हेडिंग डाला है केस फॉर कंसिस्टेंसी। तो पहला केस चेक करते हैं, ऐसा केस कि रैंक ए और के का बराबर आए और एन के इक्वल आए, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे 4 इक्वेशंस लिए, तो यहाँ पे एन हमारा कितना हो गया फ्रेंड्स, एन हमारा 4 हो गया, सॉरी एन 4 नहीं हुआ, ये M4 हो गया। यहाँ पे एन आपका कितना हुआ, 3 हुआ। एन हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, तो इसमें एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स है, तो एन कितने हो गए, 3। अब देखो इसमें, इससे मैंने क्या बना लिया, एन ए बना लिया। ए क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो जो जो आपके वेरिएबल्स है उसके जो कांस्टेंट टर्म है उससे मैंने क्या बना लिया, यहाँ पे ए मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है, कोएफिशिएंट टर्म से। और के, तो जो आपका ये कोएफिशिएंट टर्म होता है उसमें एक कॉलम जोड़ देते हैं, जो कि कांस्टेंट नंबर होता है उसको जोड़ देते हैं, तो उससे के बन जाता है, जिसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनते हैं, मतलब समवर्धित, यानी एक बढ़ाया हुआ, तो एक कॉलम बढ़ाया हुआ, तो ए भी बन गया, के भी बन गया इससे, ठीक है। इसी से चेक होता है कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंसी। तो देखो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसका रैंक निकालेंगे। रैंक कैसे निकालते हैं, एस्टेलॉन फॉर्म करो, ट्रायंगुलर फॉर्म करो। तो हमें जो है ना इस चैप्टर में ट्रायंगुलर फॉर्म करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, आफ्टर द ट्रायंगुलर फॉर्म बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स इसी मेथड से आपको रैंक निकालने हैं। इसे निकालोगे तो जल्दी निकलेगा और फटाफट निकलेगा, ठीक है ना। आफ्टर द ट्रायंगुलर फॉर्म बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मैट्रिक्स ए एन के रिड्यूस टू। अब देखिए रैंक तो फाइनल मान मैंने कर लिया। अब इस दोनों मैट्रिक्स पे आप जो है ट्रायंगुलर फॉर्म में लाने का प्रयास करोगे, कैसे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। याद रहे सिर्फ रो ऑपरेशन लगाना है, तो रो ऑपरेशन से इसे आप जो है रिड्यूस करोगे, ठीक है। तो किस में रिड्यूस करोगे, तो ट्रायंगुलर फॉर्म में करोगे, यानी आपका ये 0 होना चाहिए, ठीक है, ट्रायंगुलर बनना चाहिए ना इस तरह से। तो ये आपका 0 हो गया, देखो। तो इसको 0 करने में बाकी और भी चीज़ें 0 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमें तो रैंक निकालना है, नॉन जीरो रो प्राप्त करने होते हैं। तो फ्रेंड्स इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हमें ये मिला, ए कुछ इस तरह से हो गया, के कुछ इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो इसका रैंक कितना है, 1 2 3, 3 रैंक है ए का। के का रैंक कितना है, 1 2 3, ठीक है, 3 रैंक इसका भी है। और एन कितने हैं हमारे, 3 ही है, ठीक है। तो देखिए ये ऐसा केस बन गया कि तीनों आपस में बराबर हो गए, ए का रैंक, के का रैंक और एन तीनों बराबर हो गए। जब ये तीनों बराबर हो गए तो देखो क्या बोलते हैं, और इसका सॉल्यूशन होता है कि नहीं ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे देखो नोट लिख दिया है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। यानी अगर जो है रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ के और एन बराबर हो जाए आपस में, अगर ऐसा हो, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशंस होगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। वो तो कंसिस्टेंट होगा ही, कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट तो होगा ही। मैंने आपको बताया था पहले ही कि फ्रेंड्स कि देखो कंसिस्टेंट मतलब होता है सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, अदरवाइज
इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और उसका सोल्यूशन होगा वो भी कैसा सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, यानी यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी उसका एक्स का वैल्यू निकलेगा, वाई का वैल्यू निकलेगा, जेड का वैल्यू निकलेगा, अलग अलग आएगा लेकिन एक ही आएगा। मतलब देखो एक्स का 1 है तो सिर्फ 1 ही आएगा और नहीं आएगा, जैसे 1 2 दोनों नहीं आएगा, ठीक है, एक ही आएगा। वाई का अगर 2 आ रहा है तो 2 ही आएगा, ठीक है, और कुछ नहीं आ सकता। तो एक ही आएगा सोल्यूशन लेकिन सबका आएगा, जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं सबका एक एक सोल्यूशन आएगा। एक एक सोल्यूशन मैंने बोला, उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब एक ही होता है, तो एक एक सोल्यूशन आएंगे सबके, तो इसलिए यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन। तो अगर ऐसा केस हो कि आप रैंक निकालो और रैंक निकालने के बाद रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए और एन जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स है इक्वल हो जाए तो वो कंसिस्टेंट होगा लिख देना, और ये लिखना कि उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, और हो सके तो सोल्यूशन भी निकालना। आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सोल्यूशन भी निकालेंगे, देखना फिर, ठीक है। अभी आप थियरी तरह से इसको समझो क्या चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा केस, अगर ऐसा दूसरा केस आपके सामने आए, दूसरा केस कैसे आ सकता है, देखो कुछ इस तरह से, रैंक ऑफ ए इक्वल है रैंक ऑफ के, मतलब दोनों का रैंक तो आए आपस में, लेकिन एन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ अननोन है, तो उससे कम आए, ठीक है। मान लो सपोज करो एक्स वाई जेड 3 आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और उस इक्वेशन का सिस्टम ऑफ इक्वेशन का रैंक निकालो तो आप 2 निकल जाए आपको, ठीक है। वेरिएबल कितने हैं, 3 है, तो एन कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, और रैंक कितना निकला तो 2 निकला, ठीक है, रैंक 2 निकला, वेरिएबल कितने हैं 3। तो ये देखो ध्यान से आप, ये आर जो है ना, आर जो है लेस है एन से, मतलब कम है। तो ऐसा कंडीशन आपके सामने आए तो क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, और सोल्यूशन है या क्या नहीं है, जो भी क्या बोलोगे आप। तो देखो यहाँ पे समझो, इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया, 3 इक्वेशन आपके सामने दिख रहे होंगे, ठीक है। इसमें वेरिएबल चेक करो, 1 2 3, 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। n इक्वल टू आप 3 बोल सकते हो, ओके। अब इससे हम जो है यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स जो कि ये, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो कि के, इससे हम बना लेंगे। तो ये इससे बन जाएगा, इसमें से जो कोएफिशिएंट है सबका वेरिएबल्स का, तो ये बन जाएगा, और इसमें एक लाइन बढ़ा देंगे कांस्टेंट का, तो ये बन जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसको रिड्यूस करेंगे ट्रायंगुलर फॉर्म में, ठीक है, और रो ऑपरेशन से, तो कुछ इस तरह से बनेगा, और ये के इस तरह से बनेगा। तो दोनों का रैंक चेक करेंगे, तो देखो इसका रैंक 2 है, ये तो पूरी 0 हो गया ना, तो A1 और 2 दो रैंक इसका। के का रैंक चेक करो 1 और 2, इसका भी 2 रैंक, तो 2 रैंक दोनों का आ रहा, दोनों का रैंक सेम आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का रैंक सेम आ गया, देखियो रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ के कितना 2 आ गया, लेकिन एन क्या है 3 है, तो देखो यहाँ पे 3 है जो कि 2 यहाँ पे क्या है कम, रैंक आया 2 और एन कितना है 3, तो 2 जो है 3 से कम होता है, तो ये लेस आ गया। तो ऐसा कंडीशन आपके सामने अपीयर होगा। तो अगर आपके सामने ऐसा कंडीशन अपीयर होगा कि रैंक कम आएगा नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो उसको आप क्या बोलोगे, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, तो इक्वेशन को कंसिस्टेंट बोलोगे, क्यों, क्योंकि दोनों का रैंक सेम है, रैंक सेम है तो कंसिस्टेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ए का रैंक के का रैंक सेम है तो कंसिस्टेंट बोल दिया, ठीक है। लेकिन ये एन से कम आया है तो हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन है या नहीं, तो हम बोलेंगे एंड देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। हम बोलेंगे सॉल्यूशन तो है लेकिन इनफिनाइट है, बहुत सारे सॉल्यूशंस है। इनफिनाइट कहने का मतलब देखो क्या है, जिससे कि x का 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एक नहीं 10 15 20 30, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड कुछ भी, ठीक है, जिसका लिमिट ही नहीं है उसको बोलते हैं इनफाइनाइट, फाइनाइट ही नहीं है, कहाँ तक आएगा कब तक आएगा। तो x का बहुत सारे वैल्यूज़ आ सकते हैं, जस्ट उसी तरह से y के भी बहुत सारे वैल्यूज़ आ सकते हैं, उस तरह से z के भी बहुत सारे वैल्यूज़ आ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, समझ में आ रहा है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना फ्रेंड्स, बहुत क्लियर समझ में आएगा, सिर्फ आपको फिर कंसेप्ट समझना है कि मैं कहने क्या चाहता हूँ। जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो ये चीज़ें मैं बोलूँगा, और जब बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा उस समय, तो इसलिए मैं थियरी करवाता हूँ, पहले आपको समझा देता हूँ कि मैं क्या बोलने वाला हूँ जब मैं क्वेश्चन करूँगा। तो इक्वेशन कंसिस्टेंट तो होगा, ये तो रैंक से क्लियर हो जाता है कि दोनों का रैंक सेम है तो कंसिस्टेंट, ठीक है।
तो कंसिस्टेंट तो हो जाएगा, लेकिन सोल्यूशन इनफाइनाइट होगा। कैसे? कब? तब रैंक कम आए नंबर ऑफ वेरिएबल से। अब आप ही बताओ फ्रेंड्स, इसमें 3 इक्वेशंस है, तो 3 इक्वेशन है, ठीक है, और 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये बात तो सही है। 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन है, तो सॉल्व जब करेंगे तो हमारे एक्स वाई जेड के मान निकलेंगे। लेकिन आप खुद बताओ कि हमारे पास 3 वेरिएबल हैं और इक्वेशन 2 ही दिया रहा है, तो क्या उसका सोल्यूशन जो है, क्या उसका सोल्यूशन एक्स वाई जेड निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा ना। आप एक्स का अपने मन से कोई वैल्यू रखोगे तो वाई का भी अपने मन से कोई आएगा, फिर एक्स का कुछ और रखोगे वाई का कुछ और आएगा, फिर जेड वाई एक्स का कुछ और रखोगे तो फिर वाई का कुछ और आएगा। इस तरह से अपने मान ढंग से रखते जाओगे, क्योंकि 2 इक्वेशन को लेके 3 वेरिएबल नहीं निकाल सकते हम, कभी भी नहीं निकाल सकते। अपने मन से कुछ ना कुछ उससे रखना पड़ेगा। तो जब अपने मन से रखेंगे तो कुछ भी रख सकते हैं भैया, कुछ भी रखेंगे तो कुछ भी आएगा, तो इसलिए इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। ठीक है। अब फ्रेंड्स इनफाइनाइट होगा तो देखिए, वी मस्ट बी टेक n माइनस आर पैरामीटर्स कांस्टेंट। हमें n माइनस आर मतलब देखो 3 है, यहाँ पे देखो 3 है ना टोटल, 3 वेरिएबल्स है और 2 यहाँ पे रैंक है, तो उसको माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो एक हमें ऐसा कांस्टेंट लेना पड़ेगा एज ए पैरामीटर मापने के लिए। इसी को मान लो, जैसे कि एग्जांपल दो, यही आपका इक्वेशन है, ठीक है, तो इसका रैंक 2 है, तो रैंक 2 है कहने का मतलब है कि रैंक 2 कहने का मतलब क्या है? 2 इक्वेशन बचेंगे, तीसरा इक्वेशन तो रहेगा नहीं, तो सिर्फ ये दो इक्वेशन बचेंगे। तो देखो दोनों में y है, तो y को एक तरह से आप मान लो k, ठीक है। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ पे k रख दो। अब k इसी को तो पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है ना। अब एक ही पैरामीटर लोगे तो आपको निकल जाएगा यहाँ से। जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर समझ में आएंगे कि क्या चीज़ें हम बोल रहे हैं। बस आप समझ लो इतना कि हमें जो है कितने पैरामीटर लेने पड़ेंगे ये चेक करने के लिए, हमें बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, ठीक है। मतलब नंबर वेरिएबल जितने हैं उसमें से रैंक को माइनस कर देना है। जितना आएगा, अगर 4 आए तो 4, 2 आए तो 2, जितने भी आएंगे उतने पैरामीटर अपने मन से मानना है कांस्टेंट के टर्म में। उसको कुछ भी मान लो, के एस टी पी कुछ भी ले लो, ठीक है। उससे आप जो निकाल पाओगे, के का कुछ और वैल्यू रखोगे तो अपने आप वाई का कुछ और आएगा, ठीक है। उसका मान जैसे जैसे चेंज होगा, जो हम के ले किए हैं उसका जैसे जैसे मान चेंज होगा वैसे वैसे वैल्यू चेंज होगा। इसलिए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, जैसे जैसे इसका वैल्यू चेंज होगा वैसे वैसे इसका वैल्यू चेंज होगा। फिर ये जो है किसी और में रखा होगा एक्स मान लो, तो के टर्म में वो भी आया, तो यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू भी चेंज होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन सा पैरामीटर और कितना पैरामीटर ले सकते हैं। तो अगर एक यहाँ पे माइनस हो गया है तो एक पैरामीटर लेंगे, दो बड़े वालों में छोटे को घटाने से तो 2 लेंगे, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। बस आप इसमें इतना समझ लो कि अगर आप इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन चाहते हो, ठीक है, तो आपका रैंक कम आना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल से, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। अगर दोनों का रैंक बराबर हो जाएगा तो भैया वो हो जाएगा ये फर्स्ट कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन। अब दूसरा केस यहाँ पे देखो, नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस करते हैं, केस फॉर इनकॉन्सिस्टेंसी। हमने कंसिस्टेंसी चेक कर ली, इनकॉन्सिस्टेंसी चेक करते हैं। तो ये देखो, इसके लिए एक ही केस काफ़ी है, उसमें 2 केस बन गए थे कंसिस्टेंसी में, इसमें एक ही केस काफ़ी है। क्या केस है भैया? रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ के। इसके लिए एक ही केस है कि ए का रैंक कम होना चाहिए के रैंक से। अगर ऐसा हो गया तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और कोई सोल्यूशन नहीं को ही इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि 3 इक्वेशन है, ये 3 इक्वेशन ले लिए। अब यहाँ पे ए निकाली, ए मैट्रिक्स बना लिया यहाँ से, और फिर से एक लाइन बढ़ा दी इसमें जो कि कांस्टेंट का टर्म, तो के बन गया। अब इसको रिड्यूस किया ट्रायंगुलर फॉर्म में, तो कुछ इस तरह से बना, ये कुछ इस तरह से बना। तो दोनों का रैंक चेक करो, इसका रैंक कितना आएगा? 2। इसका रैंक चेक करो तो इसका रैंक 3 है, इसका 2, इसका 3। देखो रैंक ऑफ ए 2, रैंक ऑफ के 3। तो अब देखो दोनों का रैंक बराबर है? नहीं है। ये देखो 2 3 से कम है, तो 2 लेस देन 3, यानी रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ के। अब कंडीशन हमारा यही बोलता है कि रैंक ऑफ ए लेस होना चाहिए रैंक ऑफ के। तो क्या होगा? द इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट एंड देयर इज नो सोल्यूशन। जब इनकंसिस्टेंट हो ही गया है तो सोल्यूशन कहाँ से? ठीक है, तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो जब भी रैंक ऑफ ए कम आए रैंक ऑफ के से,
ठीक है, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यानी वो इनकंसिस्टेंट होगा भैया, उसका वैल्यू नहीं निकलने वाला, ना एक्स एक ना निकलेगा, ना वाई निकलेगा, ना जेड, कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसके पीछे का आप लॉजिक पूछोगे तो देखो मैं कैसे आपको बताता हूँ, समझो इसको। ये देखो यहाँ पे ये रिड्यूस होकर ये इक्वेशन बना है, तो अगर इस पे जो जस्ट आप अप्लाई कर दो, ठीक है ना, जस्ट आपको यही वाला यहाँ पे जैसे ये बना है एक कैसे बना हुआ है, यहाँ पे एक्स वाई जेड तो मल्टीप्लाई है ना इसमें, ठीक है, यहाँ पे क्या था एक्स वाई जेड था, तब तो आपस में मल्टीप्लाई है, तो जस्ट यहाँ पे एक्स वाई जेड लगा दो। अब देखो जब इसी से बनाते हैं हम, यहाँ पे लगा दो, तीसरे इक्वेशन में डायरेक्ट लगाओ, अब दूसरा तो बाद में देखना, तीसरा ही लगा दो तीसरे रो में, तो देखो 0 × x प्लस 0 × y प्लस 0 × z, ठीक है, ये मैंने लगा दी, इक्वल टू देखो अब यहाँ पे बराबर में क्या है -5, ठीक है, इक्वल टू -5 है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो इक्वल ये वाला जो लाइन क्या था, इक्वल वाला ही था, ठीक है, तो ये -5 रिड्यूस हो गया है। तो यहाँ पे आप खुद देखो, ध्यान से देखो, अब खुद दिख जाएगा आपको 0 × x 0 × y या 0 × z, जो कि 0 + 0 + 0 होगा, और इधर क्या आ रहा है -5। अब खुद बताओ दोनों साइड बराबर आ रहा है, देखो इधर -5 आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, ठीक है, 0 कभी -5 के इक्वल हो सकता है नहीं ना, इम्पॉसिबल है ना, ये चीज़ें तो इम्पॉसिबल है। तो बताओ जो चीज़ें इम्पॉसिबल है उसका सोल्यूशन कहाँ से होगा, सोल्यूशन नहीं है ना। जब इसी से खुद पता चल गया, जब इसी से सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो बाकी चीज़ों के बारे में क्या देखना है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशंस, ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक यही है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट टर्म समझते हैं, नेक्स्ट टर्म हमारा है होमोजेनियस इक्वेशंस। होमोजेनियस इक्वेशंस क्या होता है, एनी लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x = 0, यानी ऐसा कोई भी लीनियर इक्वेशन जो x = 0 का फॉर्म बनाता है उसे होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, x = 0, ये 0 है, ओ नहीं है, ये 0 है, ठीक है। यहाँ पे a फ्रेंड्स कांस्टेंट है, ठीक है ना, कोएफिशिएंट टर्म है, और x है आपका वेरिएबल्स, दोनों का मल्टीप्लाई जस्ट लाइक, ठीक है, तो उसको यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया, a कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और x क्या है वेरिएबल्स है, और 0 क्या है जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है या जीरो ही सिर्फ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन, ठीक है ना, ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसका राइट हैंड साइड, ठीक है, 0 आए, ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2y, यहाँ पे 2x + 2y = यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे लिखा है इसे, 2x + 2y = 0। तो यहाँ पे देखो राइट साइड में जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है, तो कांस्टेंट टर्म अगर 0 आ जाए उसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसका इक्वल का साइड जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 हो जाए, यानी कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल टर्म नहीं, कांस्टेंट टर्म 0 होना चाहिए, उसको बोलेंगे होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। ये x = 0 के फॉर्म में होता है, यहाँ पे लिख दिया कौन क्या क्या है। अब देखो कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस, अब हमें होमोजेनियस इक्वेशन का कॉन्स्टिट्यूएंसी चेक करनी है और ये देखना है कि उसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, कितने सोल्यूशन होगा, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो उसे कैसे देखेंगे, तो इसके लिए हमें एम होमोजेनियस इक्वेशन लेने पड़ेंगे। अब हम जान चुके हैं होमोजेनियस इक्वेशन होता क्या है, तो हम एम टाइम मतलब एम नंबर ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन ले लेंगे। तो देखो मैंने एक यहाँ पे 1 2 इस तरह से डॉट डॉट करते करते एम होमोजेनियस इक्वेशन ले ली है, ठीक है, अभी मैंने अभी बताया मैंने, ठीक है, उसी तरह से मैंने ले लिया, वही वाला इक्वेशन उठा के यहाँ पे रख दिया है, बस यहाँ पे = 0 रखा है, देखो सब में 0 होम से, तो इक्वल में कांस्टेंट टर्म 0 होगा, ओके। अब यहाँ पे देखो इससे मैंने ए मैट्रिक्स तैयार कर लिया, इससे जितने भी कोएफिशिएंट टर्म थे ये सारे से मैंने तैयार कर लिया ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पे की तैयार नहीं होगा, ये 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, इसलिए ए से ही काम चल जाएगा भैया। अब चलो आगे चलते हैं, केस फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर होमोजेनियस इक्वेशन। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी पहले चेक करते हैं होमोजेनियस इक्वेशन का। इसके लिए एक केस बनता है रैंक ऑफ ए एन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, मतलब इसका रैंक एन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, एक्स वाई जेड जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके, उसके इक्वल होना चाहिए, तो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, और साथ में सॉल्यूशन होगा या नहीं उसे भी देखते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स एग्जांपल लेते हैं, तो 3 हमारे सामने इक्वेशंस हैं जो कि होमोजेनियस हैं, क्योंकि देखो
सब में जीरो हैं, कांस्टेंट टर्म जीरो हैं, ठीक है। तो इससे मैंने ए मैट्रिक्स तैयार कर लिया, इसको रिड्यूस किया ट्रायंगुलर फॉर्म में, तो कुछ इस तरह से बना, ठीक है। तो इससे देखो ये बना, इसका रैंक देखेंगे तो 1 2 3 3 रैंक है, तो यहाँ पे देखो रैंक 3 है, और वेरिएबल्स कितने हैं 1 2 3 एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं, जो कि एन भी रैंक ए के इक्वल आ रहा है। तो एन और रैंक ऑफ ए इक्वल है, 3 है, तो ऐसा कंडीशन है तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इक्वेशन तो कंसिस्टेंट होगा। याद रखना फ्रेंड्स, एक चीज़ मेरे माइंड में याद रखना कि होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होता है, यानी उसका सॉल्यूशन होता ही है, इसलिए वो कंसिस्टेंट ही होता है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे नोट में लिखा द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड हैव ओनली ए ट्रिवियल जीरो सॉल्यूशंस, यानी उसका जीरो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन उसका जीरो आएगा, वो भी ट्रिवियल। ट्रिवियल कहने का मतलब पूरा का पूरा जीरो आएगा, सब का जीरो आएगा। सब का कहने का मतलब फ्रेंड्स क्या है, उसमें जितने भी वेरिएबल दिए हैं एक्स वाई जेड पी टी जो भी है, सब का वैल्यू सिर्फ जीरो आएगा। एग्जांपल के तौर पर देखो यहाँ पे ट्रिवियल मतलब समझ लो सबका वैल्यू जीरो, ट्रिवियल मीन्स ऑल वेरिएबल्स वैल्यूज आर जीरो। मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्रिवियल मतलब क्या, जितने भी वेरिएबल्स है सबका वैल्यू जीरो, जैसे x1 है x2 है डॉट 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 x1 है, सबका वैल्यू जीरो ही आएगा, उसको ट्रिवियल बोलते हैं, ठीक है। ट्रिवियल जीरो सॉल्यूशंस समझ में आ गया फ्रेंड्स, यानी रैंक ए का इक्वल हो जाए एन के, एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो उसका सॉल्यूशन तो होगा लेकिन जीरो होगा, सबका वैल्यू जीरो होगा, बोलेंगे ट्रिवियल। तो एग्जाम में बहुत सारे ट्रिवियल से रिलेटेड आते हैं कि ट्रिवियल सॉल्यूशंस निकाल, तो समझ लेना उसका जीरो होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स दूसरा केस बनेगा रैंक ऑफ ए लेस आएगा एन से, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है तो क्या बोलेंगे भैया, यहाँ पे तो नंबर ऑफ देखो, नंबर ऑफ वेरिएबल से वेरिएबल के बराबर था, ठीक है, बराबर था, लेकिन कम आए तो नंबर ऑफ वेरिएबल से रैंक ऑफ ए कम आए तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है, 3 इक्वेशन मैंने लिए, होमोजेनियस का ही चल रहा है अभी, ठीक है, अभी होमोजेनियस ही हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ए, तो ई आपके, इससे मैंने ए बना लिया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको रिड्यूस किया ट्रायंगुलर फॉर्म में, तो कुछ इस तरह से बना। इसका मैंने रैंक निकाला तो रैंक निकला 2, ठीक है, जो कि आर है, आर मतलब रैंक ही समझो, ठीक है, रैंक 2 निकला। और एन कितना है इसका, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, 4 वेरिएबल हैं तो एन 4 है, तो एन इक्वल टू 4, ओके। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से अब चेक करो फ्रेंड्स, यहाँ पे तो 2 आपका रैंक है, ठीक है, और 4 आपका वेरिएबल्स है, तो 2 कम है ना 4 से, 2 तो 4 से कम है, तो हमारे सामने केस अपेयर हो गया ना, रैंक ऑफ ए लेस देन एन। देखो रैंक ऑफ ए लेस देन एन मतलब कम है एन से, तो ये वाला केस अपेयर हो गया। तो तब हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट या कुछ और। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होता है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया उसके लिए, तो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इक्वेशन तो कंसिस्टेंट होगा, भले कम आए नंबर ऑफ वेरिएबल से कंसिस्टेंट होगा। देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, लेकिन उसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन निकलेगा, एक नहीं सोल्यूशन निकलेंगे, बहुत सारे निकलेंगे, फिर से वही एक्स के बहुत सारे वैल्यू आएंगे, 1 आ सकता है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी, कुछ भी और आएगा, मतलब एक नहीं अनेकों, अनडेफिनिट, डेफिनेट ही नहीं है, अनलिमिटेड समझो, अनलिमिटेड आएगा, ठीक है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस को बोलते हैं। अब जो है इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन ये, यानी अपने मन से कुछ ना कुछ रखने होंगे, तो अपने मन से कुछ ना कुछ रखना होगा, के रखो, टी रखो, पी रखो, कुछ भी रखो, वो कितने लोगों कांस्टेंट, कितने कांस्टेंट लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, उसके लिए आपको एन में से आर को घटाना पड़ेगा, ठीक है। एन में से मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल में से रैंक को माइनस करना होगा, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। एन में से आर को माइनस कर देना, अगर 2 आ जाए तो 2 कांस्टेंट अपने मन से ले रहे हैं अपने से, उसको पैरामीटर कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, जो कांस्टेंट आप लोगे, तो अपने मन से कुछ भी ले लो, ठीक है, के टी पी टी कुछ भी ले लो, तो जितने आपके होंगे यहाँ पे बराबर होगा एन में से आर को घटाने के बाद उतने पैरामीटर आपको लेने हैं, ठीक है। इसी केस में देख लो, अब फ्रेंड्स इसी केस में देख लो, आपका कितना है यहाँ पे एन 4 है और रैंक 2 है, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो 2 पैरामीटर आपको लेने पड़ेंगे अपने मन से,
क्योंकि इसमें जो है ये तो आपका जीरो हो गया, देखो तीसरा वाला तो जीरो हो गया, तो बचेगा दो इक्वेशन। अब दो इक्वेशन से चार वेरिएबल कैसे फाइंड कर सकते हो, इम्पॉसिबल। तो इसके लिए आपको दो अपने मन से कांस्टेंट लेने पड़ेंगे और दोनों में इस तरह से रखने होंगे जिससे आपका उस कांस्टेंट का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा उसका एक्स का वाई का वैल्यू अब ऑटोमेटिक चेंज होगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, अभी इसे समझो ऐसे। तो फ्रेंड्स चीज़ समझ में आ गया आपको, इक्वेशन कंसिस्टेंट तो होगा लेकिन उसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। और कितने पैरामीटर लेंगे इसको चेक करने के लिए वेरिएबल में से रैंक को माइनस कर देंगे। चलो अगला नोट पढ़ते हैं। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मीन्स ऑल वेरिएबल्स वैल्यूज आर डिफरेंट। अब यहाँ पे ट्रिवियल है, ट्रिवियल मैंने बताया कि सारे का सबका जीरो आएगा तो उसको बोल देंगे ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल मतलब जस्ट उसके उल्टा, सारा जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, जीरो छोड़ के कुछ भी आएगा। तो जीरो छोड़ के कुछ भी आए, ठीक है, जीरो छोड़ के कुछ भी आए तो उसको बोल देंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्लियर? देखो मैंने क्या बोला, जितने भी वेरिएबल्स हैं अगर उनका वैल्यू जीरो आ जाए तो उसको बोलेंगे ट्रिवियल, और अगर जितने वेरिएबल्स हैं उनका वैल्यू जीरो छोड़ के कुछ भी आ जाए तो उसको बोलेंगे नॉन ट्रिवियल। क्लियर? ओके, चलो देखते नेक्स्ट नोट। सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन आर ऑलवेज कंसिस्टेंट। मैंने आपको बताया कि लीनियर जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होते हैं वो हमेशा 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 किसी भी केस में कंसिस्टेंट ही होते हैं, यानी उनका सोल्यूशन होता ही होता है। देखो यहाँ पे लिखा है बिकॉज इट्स हैज़ ए जीरो सोल्यूशन और नॉन जीरो सोल्यूशंस, यानी उसका सोल्यूशन होता ही होता है। जीरो तो जीरो नहीं आएगा भैया, जीरो तो आ रहा है, जीरो पे तो एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन आने को भी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में बांटा गया है। अगर सोल्यूशन आ रहा तो कंसिस्टेंट, सोल्यूशन नहीं आ रहा तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और सोल्यूशन आ रहा तो दो कैसे होगा, या तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, ठीक है, या तो आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और होमोजेनियस केस में आपका सिंपली वही है कि आपके ट्रिवियल एंड जीरो सॉल्यूशंस आएंगे, चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। यानी उसमें आपका उसमें यूनिक सॉल्यूशन लिखा था, इसमें ट्रिवियल लिख दिया। ठीक है, उसमें यूनिक लिखा था, इसमें ट्रिवियल लिखा। जो आपका उसमें मैंने बताया आपको, होमोजेनियस में क्या ट्रिवियल आ गया, जीरो ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, क्योंकि इक्वल के बाद ये जीरो है इसलिए यहाँ पे कुछ और नहीं आ सकता जीरो को छोड़ के। ठीक है, चलो एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स किसी भी इक्वेशन का कॉन्सिस्टेंसी चेक करने के लिए हमें पहले इक्वेशन को लिखना है जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसके बाद उससे हमें ए और के निकालना है। ठीक है, के और ए निकालने के बाद हमें रॉजर्स थ्योरम लगाना है। रॉजर्स थ्योरम का कंडीशन में केस बनता है। यहाँ पे केस पहला बनेगा कि आप उसे रिड्यूस करोगे, अब उसे कम करोगे, रिड्यूस करोगे, केस फॉर कंसिस्टेंसी। तो पहला केस बनेगा अगर रिड्यूस करने के बाद, यानी उसका रैंक निकालने के बाद उसे ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद, याद रखना ट्रायंगुलर फॉर्म में ही रिड्यूस करने हैं और ओनली वन रो ऑपरेशन का लगाना। ठीक है, तो अगर रैंक ऑफ के और के इक्वल आ जाए, तीनों बराबर आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, कंसिस्टेंट बोलेंगे और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू निकलेगा, एक ही निकलेगा लेकिन अलग अलग। दूसरा केस बनेगा इसी में कि रैंक ए और के का तो बराबर होगा लेकिन एन से कम होगा, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आएंगे। तो क्या बोलेंगे, तो इस केस में हम बोलेंगे इक्वेशन तो कंसिस्टेंट है लेकिन उसका इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। अब इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है तो कुछ ना कुछ अपने मन से कांस्टेंट लेना पड़ेगा जिससे वो कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होगा, तो अपने आप इक्वेशन के जो वेरिएबल हैं उनका वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज होगा, क्योंकि वो उसी पे डिपेंड रहेंगे, उसी कांस्टेंट पे डिपेंड रहेंगे जो अपने मन से आप मानोगे। अब वो कांस्टेंट को कैसे निकालोगे, कितने कांस्टेंट लेने हैं, तो उसके लिए आपको एन में से आर को घटाना है, एन नंबर वेरिएबल्स में से आपको रैंक घटाने हैं, जो निकल के आएगा वही आपको लेने हैं, उतने ही लेने हैं। ठीक है, वही नहीं लेने हैं, उतने ही लेने हैं। अब इनकंसिस्टेंसी के लिए आपको एक ही केस बनता है कि रैंक ए का कम आना चाहिए रैंक के से। अगर ए का रैंक कम आ गया रैंक के से तो वो समझ लेना कंसिस्टेंसी है, यानी उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। अब उसका काम वहीं पे स्टॉप हो जाता है, काम ख़त्म।
नो सॉल्यूशन। ठीक है, फिर मैंने आपको नेक्स्ट में बताया होमोजेनियस इक्वेशंस के बारे में। ऐसा इक्वेशन जिसका इक्वल के बाद का साइड कांस्टेंट वाला टर्म जीरो होता है, कांस्टेंट टर्म जीरो होता है, उसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशंस। अब होमोजेनियस का कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए फिर से इक्वेशन लेंगे हम। याद रहे इक्वल के बाद जीरो रहेगा उसमें, और उससे हम ए बनाएंगे जो कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स रहता है। और इसके लिए हम केस डिस्कस किए थे कि केस वन में क्या होना चाहिए, केस वन में ए का रैंक एन के बराबर होना चाहिए, यानी इसका रैंक एन नंबर वेरिएबल्स के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन कंसिस्टेंट तो होगा ही, लेकिन उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा ट्रिवियल जीरो सॉल्यूशन, यानी एक्स वाई जेड जितने भी हैं सबका वैल्यू जीरो आएगा। ठीक है, दूसरा केस हमने डिस्कस किया था कि रैंक ए कम एन से एन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आएगा। ठीक है, तो उसको हम बताए थे कि इक्वेशन कंसिस्टेंट तो होगा, लेकिन उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, एक्स के बहुत सारे वैल्यू आएंगे, वाई के बहुत सारे वैल्यू आएंगे, और कितने अब इतने सारे वैल्यूज आएंगे अपने मनमाने ढंग से, तो मनमाने ढंग से हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो कितना मानना है, कितने कांस्टेंट लेने हैं, उसके लिए फिर से एन में से आर को घटाना है। अब एन में से आर में से जितना भी घटेगा, जितना बचेगा उतने कांस्टेंट अपने मन से लेने हैं, उसमें रखने हैं। जैसे से उस जो अपने मन से आप लिए हो उसका वैल्यू चेंज होगा, अपने आप एक्स वाई जितने भी वेरिएबल्स है वो चेंज होंगे। ओके, चेंज करने तो नहीं है लेकिन चेंज होंगे, ये जानना है सिर्फ आपको। उसके बाद मैंने ये बताया नॉन ट्रिवियल मतलब होता है जो भी वेरिएबल्स है उनका कुछ वैल्यू आना जीरो छोड़ के। फिर मैंने आपको बताया कि सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि उसका जीरो वैल्यू आता है, नहीं तो कुछ और आता है, जीरो या नॉन जीरो कुछ ना कुछ आता जरूर है, इसलिए वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट इंट्रोडक्शन थियरी 2.7 का। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि 2.7 है मिलेंगे, उसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।